नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नालंदा स्टडी सर्कल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि संविधान की सीरीज़ को हम स्टार्ट कर चुके थे, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे संविधान सभा के बारे में, उसके विभिन्न मुद्दों के बारे में और सभी पहलुओं के बारे में, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं संविधान सभा के बारे में। दोस्तों, संविधान सभा का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया था वो किया था स्वराज विधेयक में। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो स्वराज विधेयक 1885 में बनाया गया था, उसमें संविधान सभा का उल्लेख किया गया था। तथा 1922 में पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, बहुत माइनर सा डिफरेंस रहेगा। यदि क्वेश्चन आया कि बताइए संविधान सभा का सर्वप्रथम उल्लेख कब हुआ, कहाँ हुआ और किसने किया, तो साहब संविधान सभा का सबसे पहले जो उल्लेख हुआ वो स्वराज विधेयक में हुआ। कब हुआ का आंसर हुआ 1885 में हुआ। किसने किया का आंसर होगा, किसने किया, बाल गंगाधर तिलक जी ने किया। अब अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि बताइए सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की, कब की, तो साहब सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1922 में मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन में माइनर सा डिफरेंस है, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं जब माइनर सा डिफरेंस होता है, जब दो क्वेश्चनों के बीच में। होता क्या है दोस्तों, 1922 में महात्मा गांधी के संविधान सभा के मांग के बाद एम एन रॉय साहब ने अपने एक राय रखी संविधान सभा के गठन की 1934 में। 1934 में एम एन रॉय के द्वारा मांग रखने के बाद क्या होता है कि 1935 में कांग्रेस में पहली बार संविधान सभा की मांग रखी। सर्वप्रथम 1935 में कांग्रेस ने मांग रखी, ठीक है ना, संविधान सभा की। उसके बाद क्या होता है साहब, 1938 में क्या होता है कि नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये घोषणा कर देते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप अस्वीकार्य होगा। ठीक है दोस्तों, 1938 में जैसे ही जे.एल. नेहरू जी ने ये बोला, 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव आ जाता है। ये 8 अगस्त 1940 को आता है। अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजी शासन और अंग्रेज ये कहते हैं कि हाँ, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या होता है, इस प्रस्ताव में ये लिखते हैं कि भारतीयों के लिए जो संविधान सभा होगी उसमें मुख्यतः भारतीय लोग होंगे। बट इस प्रस्ताव को भारतीय नेताओं, कांग्रेस के नेताओं ने खारिज कर दिया, भारतीय लोगों ने नकार दिया। क्यों नकार दिया दोस्तों, इसका मुख्य कारण था जो लास्ट लाइन अभी मैंने पढ़ी कि इस संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय लोग होंगे। इसका मतलब है मुख्यतः तो भारतीय लोग होंगे, बट कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो भारतीय नहीं होंगे, अर्थात ब्रिटिशर्स होंगे, अंग्रेज होंगे। तो इस प्रस्ताव को इसी वजह से खारिज किया गया, नकारा गया। दोस्तों 1940 के बाद में 2 साल बाद क्रिप्स प्रस्ताव आता है, जो प्रस्ताव तैयार किया जाता है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। इन्होंने कहा
दोस्तों 1942 के टाइम पे क्या हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और जो जो इंग्लैंड था वो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं था युद्ध में। तो ये चाहते थे कि भारत से भारतीय सैनिक आएं और इस वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करें अंग्रेज़ों की तरफ से, यानी कि इंग्लैंड की तरफ से। तो इसके लिए क्या किया, उस समय के जो अंग्रेजी अधिकारी थे उन्होंने गांधी जी से संपर्क किया और गांधी जी से कहा कि भैया आप थोड़े बहुत भारतीय सैनिक हैं वो हमारे सहायता के लिए भेजिए। गांधी जी ने मना कर दिया। एक्चुअली गांधी जी से इन्हें आशा इसलिए थी क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो गांधी जी ने ही बहुत से भारतीय सैनिकों को भेजा था अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी वजह से इनको, गांधी जी को सार्जेंट या सार्जेंट गांधी भी कहा जाता है या रिक्रूटमेंट गांधी भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हुआ क्या, गांधी जी ने नकार दिया। तो 1942 में क्रिस्ट प्रस्ताव में क्या कहा गया कि देखो साहब, ये बात बहुत अच्छी है कि आपके लिए संविधान सभा होनी चाहिए, हम भी मानते हैं कि आपके लिए संविधान सभा होनी चाहिए, बट ये संविधान सभा का जो गठन होगा वो युद्ध की समाप्ति के बाद होगा, हम युद्ध में व्यस्त हैं। तो गांधी जी ने ये कहा कि भैया युद्ध की समाप्ति के बाद क्यों, युद्ध के समय क्यों नहीं हो सकता सभा का गठन, हमारी संविधान सभा का गठन जो है वो युद्ध के समय पे क्यों नहीं हो सकता। गांधी ने क्रिस्ट प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का चेक घोषित कर दिया। समझा, मतलब कि दूर के ढोल सुहावने वाली कंडीशन हो गई। समझ आएगी नहीं कि जैसे बहुत लंबी लंबी छोड़ देना, रियलिटी में जीरो। तो उस तरीके का ये क्रिस्ट प्रस्ताव गांधी जी ने कहा कि ऐसा था, इस तरीके था, इसलिए इसे दिवालिया बैंक का चेक घोषित कर दिया। यानी कि जो बैंक दिवालिया हो गई हो और उस बैंक की चेक पे हम करोड़ों रुपए लिख के साइन करके किसी को दे दें तो उसका कोई मतलब नहीं। दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब इंग्लैंड में इटली की सरकार बनी। इटली की सरकार बनी, इटली नहीं है, इटली नाम की कोई नहीं, ये तो एक जगह का नाम है। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की सरकार बनी जो कि लेबर पार्टी से थे। तो उन्होंने क्या किया, एक अपनी कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजा। सब किन किन को भेजा, तो इन्होंने 3 लोगों को भेजा जिसके अध्यक्ष थे इस मिशन के, जो कैबिनेट मिशन भेजा गया था उसके अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस जी। ठीक है दोस्तों, और इनके साथ गए थे कैबिनेट मिनिस्टर स्टुअर्ट क्रिप्स और कैबिनेट मिनिस्टर AB अलेक्जेंडर जी। ठीक है ना, ये तीनों लोग भारत आते हैं, सारी चीज़ों को एक तरीके से रिव्यू करते हैं और देखते हैं, उसकी जनसंख्या के बारे में पता करते हैं। तो उस हिसाब पे ये इस मुद्दे पे पहुंचते हैं कि साहब जो ये कैबिनेट मिशन है कैबिनेट मिशन इस मुद्दे पे पहुंचता है कि ये जो भारत है तो उस भारत में संविधान सभा के लिए लगभग 389 यानी कि 389 सदस्य होने चाहिए। अब ये 389 सदस्य कहाँ से होने चाहिए, देखो 292 तो अंग्रेज भारत से बोले कैबिनेट मिशन के लोग, 4 चीफ कमिश्नरेट वाले प्रांतों से बोले। अब ये 4 चीफ कमिश्नरेट वाले प्रांत कौन से थे, 4 चीफ कमिश्नरेट वाले प्रांत थे दोस्तों, दिल्ली था, अजमेर, मेरवाड़ और कुर्ग और बलूच, ये 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरेट प्रांत थे। हालांकि ये दोनों ही अंग्रेजों के ही थे, अंग्रेज से ही संबंधित थे। ठीक है ना, तो टोटल 296 जो थे वो अंग्रेज भारत से कुछ 4 मनोनीत करने थे और 292 पे इलेक्शन होना था। 93 जो देसी रियासतें जो थी वहां से 93 सदस्यों को मनोनीत करना था। तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर देसी रियासतों से 93 सदस्य मनोनीत हो जाते हैं। कांग्रेस के सदस्य जीतते हैं, 73 मुस्लिम लीग से होते हैं। ठीक है दोस्तों, 73 मुस्लिम लीग से होते हैं, 208 कांग्रेस के होते हैं। ठीक है, और इसमें यूनियनिस्ट पार्टी एक थी उसका एक सदस्य होता है, कम्युनिस्ट पार्टी का एक सदस्य होता है। स्वतंत्र 8 कैंडिडेट जीतते हैं दोस्तों इस इलेक्शन में सॉरी, स्वतंत्र कितने जीतते हैं, 8 कैंडिडेट जीतते हैं दोस्तों
तो 208 तो कांग्रेस के हो गए, मुस्लिम लीग के 73 हो गए, 8 स्वतंत्र हो गए, ठीक है ना। तो कुल मिला के 296 जो सदस्य थे वो मिल गए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। इसके बाद 93 जो थे देसी रियासतों से मनोनीत करने थे वो मनोनीत हो गए। दोस्तों मनोनयन के बाद क्या होता है कि पहली जो सभा होती है संविधान सभा की वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 जो जब पहली संविधान सभा की मीटिंग होती है तो संविधान सभा की अध्यक्षता करने के लिए दिक्कत आ गई, क्योंकि कोई अध्यक्ष तो चुना नहीं गया था उस समय पर। तो इस समय 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष चुन लिया गया। और किस बेस पे चुना गया दोस्तों? क्योंकि ये संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए इनको संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष चुन लिया गया। दोस्तों इस पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग के मैंने बताया कि 73 सदस्य थे और 1 मिनट दोस्तों, 73 सदस्य थे मुस्लिम लीग के, और जो 93 देसी रियासत से थे। तो दोनों को मिला के देखें तो हमारे 166 सदस्य जो थे उन्होंने भाग ही नहीं लिया संविधान सभा में। तो अगर 389 से माइनस किया तो हमारे पास टोटल कितने बन गए? 207 सदस्य थे, उन्होंने संविधान सभा में भाग लिया दोस्तों, ठीक है। पहली संविधान सभा की मीटिंग के बाद क्या होता है? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कर लिया जाता है? एक स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा जब संविधान सभा की अस्थायी सदस्य थे तो पहली बैठक में 207 लोगों ने भाग लिया था। उन 207 में 9 जो सदस्य थे वो महिला सदस्य थे, 9 महिला सदस्य थे। और टोटल सदस्यों में दोस्तों जो महिला सदस्यों की संख्या थी वो थी लगभग 15 महिलाएं थी। वो टोटल सदस्यों में संख्या थी 15 महिलाओं की, ठीक है दोस्तों। 13 नवंबर को क्या होता है? 13 नवंबर 1946, ये 13 नहीं है, ये है 13, ये वाला 13, ओके। 13 नवंबर 1946 को क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं कि भैया ये उद्देश्य प्रस्ताव है और इसको पारित करना है। तो क्या होता है, हमारी संविधान सभा के कुछ सदस्य होते हैं, वो बोलते हैं कि साहब मुस्लिम लीग के सदस्य आए नहीं है, वो भी इस संविधान सभा का हिस्सा हैं। तो जब मुस्लिम लीग हमारे संविधान सभा में पार्टिसिपेट करे तब एक विस्तृत चर्चा करके इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर लिया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम लीग का सपोर्ट मिल नहीं पाया, तो ये 13 दिसंबर 1946 को स्वीकार नहीं किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया संविधान सभा द्वारा। प्रस्ताव जो पारित हुआ वो 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया अंततः। और कहते क्या हैं, जो हमारी प्रस्तावना है अभी मूल संविधान की जो प्रस्तावना है वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव से ही निकली है। मतलब कि उद्देश्य प्रस्ताव को बदलकर ही हमारे संविधान की प्रस्तावना में चेंज कर दिया गया था। तो कुछ मुद्दे हम देख लेते हैं, कुछ पहलू देख लेते हैं, कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम उद्देश्य प्रस्ताव के, और उससे हम रिलेट करेंगे अपनी आज की प्रस्तावना को, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि ये संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। एक पॉइंट था उद्देश्य प्रस्ताव का। दोस्तों प्रस्तावना को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें स्वतंत्र, संप्रभु और गणराज्य तीनों शब्द उल्लेखित हैं। तो कहाँ से आए दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव में आए थे, और उद्देश्य प्रस्ताव को से हमारे कहाँ पहुँच गए? प्रस्तावना में, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र जो वे अन्य क्षेत्र जो शामिल होना चाहें भारत में, वो भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। तो दोस्तों ये संविधान का, प्रस्तावना का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन एक संविधान का हमारा पार्ट है, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट क्या है? संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी।
दोस्तों भारत की जनता से तात्पर्य है कि गणराज्य होगा, गणराज्य होगा, रिपब्लिक होगा, ठीक है ना। तो गणराज्य की जो उल्लेख है वो हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्रस्तावना में हमारे उद्देश्य प्रस्ताव से सीधी सीधी ली गई हैं, इसलिए कहते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को ही बदल के प्रस्तावना का रूप दे दिया गया, ठीक है। देखते हैं दोस्तों आगे। तो जो संविधान सभा के हमारे एक सलाहकार थे बी.एन. राव जी, बी.एन. राव जी जो सलाहकार थे, तो वो एक चीज़ और, बी.एन. राव जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय भी थे, प्रथम भारतीय जज थे, ठीक है। दूसरा, जो प्रारूप तैयार हुआ था संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, उस प्रारूप को चेक करने के लिए, जांचने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया दोस्तों। उस समिति में टोटल 7 सदस्य थे। उस समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को, तथा इन 7 सदस्यों में बी.आर. अम्बेडकर जी इंक्लूडेड हैं, ठीक है ना। इनके अलावा गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी जी, टी.टी. कृष्णामाचारी जी, माधवराव जी प्रारूप समिति के सदस्य थे। के.एम. मुंशी जी को दोस्तों सच्चा कांग्रेसी नेता बोला जाता है, ठीक है, और ये पेशे से वकील थे। सॉरी, और ये विधानसभा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये विधानसभा नहीं है, ये संविधान सभा है, ओके, ये संविधान सभा है। टोटल 12 अधिवेशन, क्या यहाँ पे 11 अधिवेशन प्लस एक अधिवेशन। एक अधिवेशन जो है ये लास्ट बैठक हुई थी 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को। तो 11 प्लस एक अधिवेशन हुए, बोल सकते हैं 12 अधिवेशन हुए। तो लास्ट जो था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ। इसी दिन दोस्तों क्या होता है, राष्ट्रीय गान को अपनाया जाता है 24 नवंबर 1950 को, और इसी दिन ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया जाता है दोस्तों। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है, ओके ना। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। इसके साथ ही जब संविधान टोटली इनफोर्स में आ गया था हमारा, कब आया था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को इनफोर्स में आने के बाद क्या हुआ था, हमारे टोटल जितने भी अनुच्छेद थे पूरे इनफोर्स में आ गए थे, और जो भारत शासन अधिनियम 1935 था वो कैंसिल हो गया था दोस्तों। इस संविधान को बनाने में लगभग 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। कितने दिन लगे दोस्तों, 2 साल 11 माह 18 दिन, ओके, 2 साल 11 मंथ और 18 डे, और लगभग जो खर्चा आया वो आया 64 लाख रुपए का दोस्तों। 64 लाख रुपए का खर्चा है संविधान को बनाने में। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, कुछ समितियां ऐसी थीं, बड़ी समितियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि, और कुछ बड़ी समितियों में कई समितियों के जो अध्यक्ष थे वो जे.एल. नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। जैसे संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल थे। इनको ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रांतीय संविधान समिति यानी कि प्रांतों को एक किसने किया, सरदार पटेल ने, इसीलिए इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है ना। तो सरदार पटेल जी ने सारे प्रांतों को एकत्र करके यूनाइटेड इंडिया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसीलिए बोला जाता है, इन्होंने एक यूनाइटेड इंडिया का निर्माण किया था। तो उसी हिसाब से आप ध्यान रखिएगा कि प्रांतों को एक किसने किया, सरदार पटेल जी ने। और प्रांतीय संविधान समिति के इसलिए अध्यक्ष कौन रहे, सरदार पटेल जी। प्रारूप समिति के सभी को पता है, हमारे श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, बहिष्कृत क्षेत्र जो भारत के बाहर के क्षेत्र थे उनको कैसे मिलाया जाए, किस तरीके की जो भी समितियां थीं, आपको पता है सरदार पटेल जी थे। तो सरदार पटेल जी इन सभी समितियों के अध्यक्ष थे। तथा प्रक्रिया नियम समिति, दोस्तों कोई भी सभा होती है उसमें क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या नियम कायदे कानून चलेंगे, उसकी जो परिकल्पना या उनको जो बनाता है वो बनाता है अध्यक्ष।
तो हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन हुए दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रेजेंट सिनेरियो में देख लेते हैं, अगर लोकसभा का हमारा कोई रूलिंग बनता है तो उसे कौन बनाता है? हमारा सभापति बनाता है, लोकसभा का स्पीकर बनाता है। तो उसी तरीके से स्पीकर कौन थे उस समय संविधान सभा के? राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष इसलिए कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो गए। राज्यों के लिए जो समिति बनाएगी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। संचालन समिति दोस्तों, संचालन कौन करता है? अध्यक्ष करता है, सभा का अध्यक्ष करता है, सभापति करता है। तो इसलिए संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इन चीज़ों को मैंने जैसे समझाया उसी तरीके से आप समझने की कोशिश करें। अब चलते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं। छोटी समितियां इतने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए हम देख लेते हैं। अगले सेशन में छोटी समितियों के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि और आगे क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आगे दोस्तों, बेगम अयाज रसूल, जो हमारे 15 महिलाएं थीं, 15 महिलाएं जो थीं संविधान सभा की सदस्य, उनमें से बेगम अयाज रसूल जो थीं वो एकमात्र मुस्लिम महिला थीं। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया था, संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, लेकिन हमने जो एक डेट तय की कि हम 26 जनवरी 1950 को ही पूर्ण रूप से संविधान को लागू करेंगे। संविधान तो हमारा बनके तैयार हो गया 26 नवंबर को ही, लेकिन इस दिन हमने पूर्ण रूप से संविधान को लागू नहीं किया। सिर्फ 16 आर्टिकल जो थे उनको लागू कर दिया था। उनमें से कुछ 11 आर्टिकल, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, 8, 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, आर्टिकल 380 और आर्टिकल 394, आर्टिकल 324, ये सारे आर्टिकल जो थे वो इन्फोर्स में आ गए थे 26 नवंबर को ही। दोस्तों इस 26 नवंबर को याद रखने के लिए लक्ष्मीबाई सिंघवी की अनुशंसा पर 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि भी जल्दी में जो हमारी बीजेपी की सरकार आई, तो बीजेपी की सरकार में एक संसद का विशेष सत्र बुलाया डॉक्टर अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस पर, और इस विशेष सत्र में बोला कि जो विधि दिवस है इसको बदलकर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगेगा। ठीक है ना। तो अब जो 26 नवंबर को हम मनाते हैं वो मनाते हैं संविधान दिवस, ना कि विधि दिवस। ओके दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान दिवस की आखिरी बैठक हुई थी। ठीक है ना। जो आखिरी बैठक हुई थी उसमें 284 सदस्यों ने संविधान पर साइन किए। 284 सदस्यों ने संविधान पर साइन किए। सबसे पहले साइन किया जवाहरलाल नेहरू जी ने, और सबसे बाद में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने साइन किया। और अब ये संविधान सभा जो थी वो परिवर्तित हो गई संसद में, तथा राजेंद्र प्रसाद परिवर्तित हो गए राष्ट्रपति के रूप में, और जेएल नेहरू जी प्रधानमंत्री हमारे देश के बन गए। अब देखते हैं मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने पर भी जो संविधान सभा में सदस्य थे वो लगभग 324 सदस्य मौजूद थे। संविधान सभा के दोस्तों 2 कार्य होते थे। एक तो ये सुबह सुबह संविधान का निर्माण स्टार्ट करते थे, संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा स्टार्ट कर देते थे। तो उस समय जो अध्यक्षता करते थे दोस्तों, उस समय अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ओके। और जब संसद के रूम में काम करता था तब उस समय अध्यक्षता करते थे जीबी मावलंकर जी। दोस्तों 15 अगस्त 1948 को भारत आज़ाद हुआ, तब से लेकर संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 तक भारत का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। और जैसे ही हमारा संविधान इनफोर्स में आता है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को आर्टिकल 395 के तहत इंडियन जो हमारा भारत शासन अधिनियम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, इसको अवॉइड कर दिया जाता है, इसको ओवर रूल कर दिया जाता है, इसको ख़त्म कर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अब हमारे जो संविधान सभा के कुछ आलोचक भी रहे हैं उनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। आलोचना क्या की? मिस्टर चर्चिल, यानी कि मिस्टर चर्चिल ने, ये मिस्टर नहीं है, विंस्टन है। ठीक है ना, विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा एक जाति की संस्था है। लॉर्ड साइमन जो कि कम्युनल वोटिंग कम्युनल इलेक्ट्रोल के बारे के पक्षधर थे वो भी बोल रहे थे कि संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है। और ऑस्टिन ने ये कहा कि संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है और कांग्रेस का मतलब संविधान सभा है।
डॉक्टर अंबेडकर संविधान के जनक ही नहीं अपितु जननी थे, ये कहना था हमारे संविधान सभा के एक सदस्य थे के बी राव जी। उनका आधुनिक भारत, दोस्तों ये भारत नहीं, यहाँ आधुनिक भारत होगा। आधुनिक भारत का जो मनु है वो कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को, ठीक है दोस्तों। और संविधान की जो प्रथम अमेंडमेंट हुआ वो हुआ था 1951 में दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में इसी जोश और उमंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।